Hello people, welcome back to my channel that is Simply Decode. My name is CA Asha Gupta and I'm back here again with another video. Guys, थोड़े दिन पहले मैंने एक कोट देखा जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया एंड ऑफ कोर्स आज के वीडियो के लिए कंटेंट भी दिया. द कोट वाज लाइक दिस कि यू वर्क हार्ड फॉर योर मनी बट मेक श्योर दैट योर मनी वर्क्स इवन हार्डर फॉर यू. यानी आप पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर क्या आप इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है या नहीं. इसका एक जरिया हो सकता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट यानी आप एक ऐसी जगह अपने पैसे सेव करते हैं जो कि ना सेफ रहे बल्कि आपको उस पर रिटर्न्स भी दे सकें. तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ये कोई ऐसी वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. ये वो वाली इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपको रिटर्न्स का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो. जो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है फिक्स डिपॉजिट. एफडीज को लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं. एफडीज में एक टाइप होता है टैक्स सेविंग एफडीज. टैक्स सेव करने के लिए आप एफडी ओपन कर सकते हैं जिसका लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स का. इस एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती. आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम 1,50,000 विच इज़ द लिमिट फॉर एटीसी डिडक्शन. और इसका इंटरेस्ट जो होता है वो पीरियोडिकली कंपाउंड होता है, यानी वो वैरी करता है प्लान टू प्लान, बैंक टू बैंक. यानी वो क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है. इसका जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है दैट इज 5% to 6% के बीच में, करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए. इसके साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट भी अटैच होते हैं. जैसे कि पहला बेनिफिट ये है कि आप इस एफडी को प्लेज कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन पर्पस. यानी आपको लोन मिल सकता है अप टू 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ एफडी. जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इन्वेस्ट करने के लिए तो एटीसी का डिडक्शन मिलता है, पर जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है इन एफडीज का वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स के अंडर. अब आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्री मैच्योर विड्रॉवल या फिर अगर आपको इसका कोई भी विड्रॉवल करना है जो कि इसके लॉक इन पीरियड के पहले होगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ये भी वैरी करती है बैंक टू बैंक. दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एफडी में इन्वेस्ट करना ये बहुत ही लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई एंड इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है. इसका रिटर्न हमेशा अश्योर होता है या गारंटीड होता है. क्यों? क्योंकि ये मार्केट लिंक नहीं होता. तो आई होप आप लोग एफडीज में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे. द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1968, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना, उसे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चैनलाइज कर सके और लोग उनका रिटर्न का बेनिफिट ले सके. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं है. इसका इंटरेस्ट जो पिछले क्वार्टर में था यानी 2021 के Q4 में था, इट वॉज 7.1%. आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ 500 से और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,50,000 इन अ ईयर. इसका इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है वो होता है एनुअली. इसमें भी इनके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं कि अगर आप लमसम अमाउंट पीपीएफ में नहीं डालना चाहते हैं तो आप एसआईपी यानी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. पीपीएफ एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और आपको गारंटीड रिटर्न भी देता है. पीपीएफ क्वालिफाई करता है ट्रिपल ई के लिए, यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट. यानी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका डिडक्शन आप ईटीसी में क्लेम कर सकते हैं. इसका जो रिटर्न्स होता है यानी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है वो भी अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट रहता है. और जो इसकी मेच्योरिटी की अमाउंट आपको मिलती है उस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है. दूसरी चीज़ एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीपीएफ की होती है कि आप पीपीएफ के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं. जी हाँ, आप पीपीएफ को भी एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं. मैक्सिमम अमाउंट होती है 25% ऑफ द अमाउंट इन योर पीपीएफ अकाउंट. The next category of investment is ELSS यानी Equity Linked Saving Schemes. ELSS is a category of mutual fund. ELSS में आप ड्यूअल बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं. पहला बेनिफिट जो म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड बेनिफिट्स होते हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, प्लस ELSS में इन्वेस्ट करने से आपको एटीसी का डिडक्शन भी मिल जाता है अप टू ₹1,50,000. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है इक्विटी लिंक्ड, यानी जब आप ईएलएसएस में पैसा डालते हैं तो उसका 60 to 80% प्रपोर्शन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है. इसीलिए आपको कभी कभार इसमें इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है. ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती.
आप शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज़ और मैक्सिमम आप 1,50,000 तक ले सकते हैं। ELSS का कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड होता है, बट हाँ अगर आप हिस्ट्री देखें तो 15% to 20% ELSS में एक्सपेक्ट किया जाता है और लोगों को मिलता भी है। ELSS के काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ATC डिडक्शंस। ये लिक्विड भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एक तो लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, प्लस आप इसको प्री मेच्योर भी ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पेनल्टी पे कर दी है। जो इसका और बेनिफिट है वो ये है कि ELSS ये माना जाता है एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और इस पे जो भी गेन होता है वो ट्रीट होता है एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन ELSS अप टू ₹1 लाख इज एग्जेम्प्ट और ओवर एंड अबाउ पे 10% टैक्स इनकम टैक्स में लगता है। यानी सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ELSS में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद मेच्योरिटी के बाद आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो आपका कैपिटल गेन कितना होता है 5 लाख माइनस 1 लाख दैट यू हैव इन्वेस्टेड, दैट इज 4 लाख। 4 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसमें से जो 1 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट है वो आप हटा दीजिए, यानी जो 3 लाख का आपका बैलेंस बचा है कैपिटल गेन का उस पर 10% टैक्स लगेगा विच इज़ 30,000 रुपीज़। इसका जो और एक बेनिफिट है कि अगर आप इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे टुकड़ों टुकड़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप इसे SIPs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS। NPS इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 2004, जो कि था इनिशियली सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, बट इन 2009 इसे सारे सेक्शन के लिए ओपन कर दिया गया था। NPS को रेगुलेट करता है PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं और रेगुलर इनकम इंश्योर करना चाहते हैं तो NPS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। NPS में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम 1,000 रुपीज़ से और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,50,000। यहाँ पे रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9% to 15% के बीच में रिटर्न्स यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड होते हैं इसलिए इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ का लॉक इन पीरियड होता है 60 ईयर्स, यानी जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तब आपको ये अमाउंट मिलना चालू हो जाएगी। 2 पार्ट में, लमसम में भी मिलेगी और एन्युटी के तौर पे भी मिलेगी, यानी जो आपका रेगुलर इनकम में आगे जाके बदल दिया जाएगा। NPS के एडिशनल फीचर्स ये हैं कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं NPS, दे आर मैनेज्ड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली होगी कि जो पैसा आप NPS में डालते हैं वो 4 एसेट क्लास में डिवाइड होते हैं: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है, यानी ये हाई रिस्क वाला एसेट क्लास है। गवर्नमेंट बॉन्ड लो रिस्क वाला एसेट क्लास है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मॉडरेट रिस्क वाला एसेट क्लास है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये हाईली रिस्क वाला एसेट क्लास है। बट यहाँ पे NPS में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना एसेट क्लास में किस प्रपोर्शन में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आप चूज कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग एक्टिव चॉइस ऑप्शन। NPS का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि ये क्वालिफाई करता है EEE के लिए, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जैसे कि हमारा PPF करता है, यानी जो आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो तो डिडक्शन में जाता ही जाता है। जो आप इस पे रिटर्न्स कमाते हैं वो भी एग्जेम्प्ट रहता है, यानी इस पे टैक्स नहीं लगता है। और जब मेच्योरिटी के टाइम आपको अमाउंट मिलती है, लमसम वाली हो चाहे एन्युटी वाली हो, ये दोनों ही चीज़ें एग्जेम्प्ट रहती है। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम इज NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता ही है और जहाँ पे रिस्क का कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। NSC में इन्वेस्ट करने के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट। आप शुरुआत कर सकते हैं 100 रुपीज़ से और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,50,000। जो लास्ट क्वार्टर का यानी Q4 2021 का जो इन्वेस्टमेंट रेट था यानी जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज 6.8%, तो आप इतना इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और इसका लॉक इन पीरियड जो होता है वो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। इसके जो एडिशनल बेनिफिट है वो ये है कि आप इसे भी एज अ सिक्योरिटी लोन के लिए प्लेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप होल्डर वाइज भी NSC को हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्डर रहेंगे 3।
इसका जो फर्दर बेनिफिट है या जो फर्दर एडिशनल आपको एनएससी में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है वो है कि ये भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, इसका भी 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका इन्वेस्टमेंट तो भले ही डिडक्शन में अलाउेबल है, बट जो इसका रिटर्न का कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, वो टैक्सेबल होता है अंडर इनकम टैक्स। जो हमारा सेकेंड लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2004 विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अश्योर्ड रिटर्न्स टू सीनियर सिटीजन विथ गारंटीड रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एज लिमिट होती है जनरली 60 ईयर्स। बट अगर आप ऐसे सिटीजन हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है VRS या फिर सुपर एनुएशन के लिए, तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट हो जाती है फ्रॉम द एज 55 to 60 ईयर्स। और अगर आप रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है तो आपके लिए एज लिमिट हो जाती है 50 to 60 ईयर्स। यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपीज़ से और मैक्सिमम आप 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है पिछले क्वार्टर का वो था 7.4% और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है आपको क्वार्टरली बेसिस पे। इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जो एडिशनल फीचर हैं वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड लो रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा। आपको ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है कि जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है ये इंटरेस्ट अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80 TTB, और TDS का प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होता है इफ़ द इंटरेस्ट अमाउंट इज़ अप टू 50,000। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एज अ सिक्योरिटी प्लेज नहीं कर सकते हैं फॉर लोन पर्पस। आप इसको जॉइंटली भी होल्ड कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। जो आज का हमारा लास्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा वो होगा सुकन्या समृद्धि योजना। ये उन पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनकी गर्ल चाइल्ड है। ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान गवर्नमेंट लेके आई थी अंडर द इनिशिएटिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है ये एज लिमिट होगी आपके गर्ल चाइल्ड की, यानी अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है अप टू 10 ईयर्स की तो आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं 250 रुपीज़ से और मैक्सिमम आप इसमें पैसे डाल सकते हैं 1,50,000। इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.6% और यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वो एनुअली कंपाउंड होता है। अब इसका जो लॉक इन पीरियड है इट इज़ ऑफ 21 ईयर्स, यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस 21 ईयर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 15 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। से फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्ल चाइल्ड है 5 साल की, तो आपको अगले 15 और आप जब उसका 5th ईयर था तब आपने इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो उसके आगे के 15 साल यानी जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। फिर आप 6 ईयर्स का गैप लेंगे, यानी अप टू 26 ईयर्स आपको इसका बेनिफिट या जो इसका मेच्योरिटी अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। जब वो 26 की टर्न हो जाएगी तब आप इसके मेच्योरिटी प्रोसीड्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। पर ध्यान रखिए जितना आप ईयरली इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए आपको 80C में डिडक्शन ज़रूर मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के जो एडिशनल फीचर्स हैं वो ये हैं कि आप एक गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक फैमिली में मैक्सिमम आप 2 अकाउंट ही होल्ड कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड एडिशनल फीचर ये है वो है इसका प्री मैच्योरिटी विड्रॉवल। यस, आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि 2 सर्कमस्टांसेस आप मीट कर रहे हैं। पहले, अगर आपकी बेटी हायर एजुकेशन के लिए जा रही है और अगर आपको उसका हायर एजुकेशन एक्सपेंस मीट करना है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी बेटी की एज इज़ मोर देन 18 ईयर्स और अगर आप उसकी शादी करवा रहे हैं तो ये आप शादी का एक्सपेंस भी प्री मैच्योर विड्रॉवल से कर सकते हैं। इसका जो एडिशनल बेनिफिट है वो ये है कि इंटरेस्ट जो आपको मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 और ये क्वालिफाई करता है EEE के लिए, यानी एग्जेम्प्ट। वही हमारा कि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसको 80C का डिडक्शन मिलेगा, रिटर्न्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट होगा।
सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करें ताकि हाई रिटर्न्स हमें मिल सके और हमारा ATC का जो डिडक्शन है वो भी कम्प्लीटली और एफिशिएंटली एग्जॉस्ट हो जाए, तो प्लीज़ मेरा अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो please like the video, share the video, comment down below and subscribe to my channel that is Simply Decode by CA Asha Gupta। And जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।